स्क्रिप्ट को खोला पढ़ा तो क्या रिएक्शन था? जफा काफी अरसे से डिस्कस हो रहा था। मैंने पहले जो कैरेक्टर है वो नुमैर का पढ़ा था। दानिश ने मुझसे कहा डायरेक्ट मैं करूंगा। मैंने कहा यार आप ही करें। बेइंतहा मजा आया। रियली ग्लैड कि मैंने प्रोजेक्ट किया। थप्पड़ मारने के बाद गुंजाइश रहती है रिटर्न की इन योर ओपिनियन? ज़ारा हसन की जनरली दिस इज नॉट ऑन। ये किसी को कोई राइट नहीं है। व्हाट डू यू कॉल अब्यूज? जरूरी नहीं कि अब्यूज फिजिकल हो, इमोशनल, जुमलों का, बातों का। और ये सिर्फ औरत की तरफ नहीं होता, मर्द की तरफ भी। शादी को इतना हवा बना दिया है, शादी के टूटने के डर की वजह से जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हैं उसमें लोग वॉक अवे नहीं कर पा रहे। किसी भी खास माहौल में पले बड़े लड़के की बीवी की जिम्मेदारी नहीं है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करना इन एनी वे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितनी पूरी सीक्वेंस है ये सारी रमजान में शूट हुई है। और अगर डे लाइट है तो उसका मतलब हम रोजे में। वाह, फिर तो बहुत मेहनत। जी सारा रोजे में। सबसे ज्यादा जफा की खूबसूरत बात यह है कि हमने थ्रू आउट इस एहसास को फील किया बचपन से कुछ ट्रिगर हो रहा है। मैं बचपन में पहली दफा जब स्विमिंग पूल गया तो मैं शावर लेके अपना कॉस्ट्यूम पहन के डीप एंड में कूद गया। ओह माय गुडनेस। तो अब जाहिर है इसका इम्पैक्ट तो मेरे जहन में हो गया कुछ। वो मैं सोचा था कि यार ये मैं डिलीट कैसे करूं। द वे टू डिलीट इज ओनली थ्रू हिप्नोसिस। क्लास 6 में मैं अगस्त हुआ है शुरू, और उस दिन मैंने अम्मी से कहा कि आज से आप मेरे कपड़े नहीं धोएंगे। वाओ माशाल्लाह। सो मैं अपना यूनिफॉर्म धोना, इस्त्री करना उस टाइम से कर रहा हूँ। अब ये कैसे मेरे अंदर हो रहा था मुझे नहीं पता। डू यू थिंक अपनी अम्मी को देखते हुए आपको हो रहा था दैट यू वांटेड टू आई वांटेड टू हेल्प हर। जितना लोड है, काम भी कर रही है, प्रोफेशनल भी है। अच्छा ये बर्तन भी धुल लें, एक सेकंड यार, आई कैन हेल्प। वुड वी सी थेरेपी इन द ड्रामा? वी मस्ट। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगजीन। इस हफ्ते जो जफा की एपिसोड आई, आई थिंक उसने हम सबको हिला दिया। सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। क्या ज़ारा को वापस चले जाना चाहिए था बहुत पहले? क्या ज़ारा की कोई गलती थी? हसन को इससे पहले किसी तरीके से थेरेपी पे ले जाया जा सकता था या नहीं? क्या हसन ठीक हो जाएगा? क्या हसन और ज़ारा की शादी बच जाएगी? इज देयर स्टिल अ होप? Like so many thoughts, so many questions and so many conversations which have started thanks to Jaffa only. We have Mohib Mirza with us in the studio, और मेरी काफ़ी अरसे से मोहिब से बात हो रही थी and मोहिब said wait, एक point आएगा और उस पर हम बात करेंगे। तो वो point आज आ गया। So let's talk about Jaffa Hassan's character and this whole concept of domestic abuse in a relationship. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल वो पॉइंट आ गया, और वो वही पॉइंट है जिस पे Yeah. बात होनी चाहिए। इस किरदार का जो सारा बिल्डअप था वो इसी पॉइंट तक है। अब इसके बाद क्या होगा इसके तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो असल इसका क्रेडिट है कि ये डिबेट शुरू हुई वो उसकी एग्जीक्यूशन है। Yes. और मैं डायरेक्टर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो लिखा वह उनको मिला, उसको उन्होंने जिस तरह से फिल्माया वो कमाल है। क्योंकि अगर आप नोटिस करें कि ज़ारा के चेहरे पे कोई थप्पड़ लगते हुए नहीं दिखाया गया, थप्पड़ पड़ा हसन को। अब वो वहाँ क्या डिस्कशन हुआ उसको रहने देते, और वो पढ़ना ज़रूरी था, और वो पढ़ के ही उसका एंगर वहाँ शूट होना था। और वो उसके बाद हमने देखा कि उसने कमरा बंद किया है, वो खिड़की में से आते हुए उसको पीछे खींचने का एक शॉट है, वो भी सिर्फ मैंने बाल ही पकड़े हैं, बाकी सारा रिएक्शन माबरा का है। वो खुद ही उसने रीएनैक्ट किया है, जो मैंने उससे वैसे ही खाली हाथ यूँ किया। और उसके बाद कुछ नहीं है, एक फ्रेम में ज़ारा का कैरेक्टर एंटर होता है बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और मेकअप के साथ, और मेरा एक पाँव, हसन का कैरेक्टर का पाँव आउट होता है। हमने इससे कहीं ज़्यादा ब्रूटल सीन्स देखे हैं, लेकिन इस सीन का इम्पैक्ट कमाल है। अब वो जो बिल्डअप करते हुए आ रहे हैं इस कैरेक्टर का और यहाँ ला कर, तो वो एक हम सबको एज अ व्यूअर, मैं खुद एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ, मैं एज अ परफॉर्मर बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम सबकी यही वो थी कि अब कुछ हो ना जाए, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो इसको बिलीवेबल बनाने के लिए जाहिर है जो बातें हुई होंगी उसमें 100% जो क्रेडिट है वो दानिश नवाज का, और बहुत कमाल उसने सारा माहौल और जितनी भी वो वॉक शूट करता था, थ्रू शीशा शूट करता था या सोचता था, बहुत से सीन्स को वो कहता था। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जब ज़ारा के कैरेक्टर को लेके जाया गया है, मैं वहीं था, तो वो पहले एक तरीके से हो रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं था। फिर दानिश ने कहा कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और चलता हुआ इमरजेंसी टाइप करना चाहता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ हैं, कर लेंगे, आप दोबारा से अगर मैं करना चाहूँ तो। हमने कहा बिल्कुल करेंगे यार, जो आप बेहतर समझ रहे हो करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इस चीज़ को, डिबेट को शुरू करने के लिए उसकी एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह का टॉपिक, और इन कॉन्ट्रास्ट जो दूसरा कपल साथ चल रहा है, तो वो एहसास आपको
और सबकॉन्शियस माइंड में दिलाता जा रहा है नुमैर का कि ये एक बंदा है और एक ये बंदा है। सही बात है। विच इज़ अमेजिंग कि हम पहली दफ़ा इस तरह का भी देख रहे हैं। Yeah. और बेइंतहा ज़रूरी बात हमने शायद पहले कई एंगल से देखी भी है, सुनी भी है। अब इस जुर्म की या इस ज़्यादती की कैटेगरी क्या है, या कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, या इसकी सज़ा क्या है, कानूनी तौर पे वो एक अलग बात है। Yeah. और मकफ़ात अमल के तौर पे ये एक अलग बात है। सबसे ज़्यादा जफ़ा की खूबसूरत बात यह है कि हमने थ्रू आउट इस एहसास को फ़ील किया, हमने ये चीज़ फ़ील की कि बचपन से कुछ ट्रिगर हो रहा है। Yeah. मैंने कभी, हो सकता है मिस हो गया हो, मुझसे तो हो गया हो, लेकिन एज एन एक्टर या एज अ व्यूअर मैंने नहीं पाकिस्तानी ड्रामे में देखा कि हम किसी की बुराई को बचपन से होने वाले ट्रॉमा से इतना सफाई के साथ कनेक्ट करते हुए लेकर आ रहा हूँ। तो हैट्स ऑफ अगेन कि बहुत आराम से ये ग्लोरीफाई हो सकता था, टॉक्सिक या जहरीला या ट्रॉमेटाइज्ड शख्स जो औरत के ऊपर जुल्म करके हीरोइक भी हो सकता है, और उसके ऊपर स्लो मोशन लग के, खूबसूरत म्यूज़िक लग के उसकी एंट्रियाँ भी बन सकती हैं। तो अगेन मोमना, आपने जो हमारा डिस्कशन सबका रहा उसमें भी ये बात पहले से डिसाइडेड थी कि ग्लोरीफाई नहीं करना है, इस टॉपिक को हमें उठाना है, यही मकसद है। अभी ड्रामे में आगे क्या है हसन के एंगल पे, और मैं तो आई एम इवन मोर एक्साइटेड जो नुमैर के एंगल पे अब कहानी खुलने वाली है। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आई एम रियली हैप्पी कि मैं इसका हिस्सा हूँ, और आई एम रियली हैप्पी जो मुझे फीडबैक मिल रही है वो कमाल है। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस जो हैं वो मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर रहे हैं कि कुछ लोग वाकई चलते फिरते जो मुझे मिल रहे हैं वो बेचारे नफरत का इजहार भी कर रहे हैं, फिर मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि नहीं हमें पता है कि वो आपने कैरेक्टर है सिर्फ। तो लेकिन वो अपनी कथारसिस जो वो फील कर रहे हैं वो किससे कहेंगे? ज़ाहिर मैं मिलूंगा तो मुझसे कह देंगे, तो वो सही है। तो ये पहली बार हुआ। आई एम रियली ग्लैड कि ये हाईलाइट हुआ। आई थिंक आप बहुत हम्बल हो रहे हैं। डेफिनेटली दानिश नवाज को क्रेडिट जाता है फॉर शूटिंग इट इन सच अ ग्रेट वे। और ये हमने अपने रिव्यू में भी बात बोली कि बहुत दफ़ा सीन दिखाते हैं जहाँ औरत को बहुत मारे, यू नो, बेड पे फेंक रहे हैं और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सीन ऐसे ऐसे ख़त्म भी हो गया, यू नो, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था। बट आपकी परफॉर्मेंस, द वे यू हैव मैनेज्ड हसन सो फार, जो मैं आपको बीच में भी मैसेजेस करके भी बता रही थी, प्लेड अ ह्यूज रोल जो हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे के नहीं हसन की तरफ भी है, नहीं हसन को चांस मिले। और अभी तक जब तक हसन ने उसको थप्पड़ नहीं मारा था ना, लिटरली मैं इस होप पे थी कि हसन बच जाएगा, कि मुझे था कि और आगे जाके मुझे नहीं पता ड्रामा क्या दिखाएगा, लेकिन जब उसे थप्पड़ मारा ना तो आई वाज लाइक अब बहुत मुश्किल है और शायद मेरी नज़र में शायद नामुमकिन है। ठीक है। तो यू प्लेड इट वेरी वेल, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। और अगेन जो चीज़ है वो आप सबकी टीम एफर्ट है बिल्कुल, बट आपने कहीं ना उसको ओवरडू नहीं किया। वेरी सटल यू प्लेड, लाइक आपके इमोशंस जो एक्सप्रेशंस भी होते थे वो बड़े सटल होते हैं, कहीं रोने वाले भी जो हैं वो एक कंट्रोल्ड एक उसमें खेल रहे थे आप लिमिट में। तो मुझे वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। एंड दैट सॉफ्ट एंगल ऑफ हसन, आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो कॉन्ट्रास्ट नजर जब भी आया, कॉन्ट्रास्ट, और जो आप बात कहते हैं ना वो इतनी ही सही बात है। मुझे लगा कि हसन और ज़ारा की चीज़ को देखते देखते हम सब अपना रेडी थे कि कहीं पे कुछ हो ना जाए, कि अब जब स्ट्राइक होगी तो हम सबको तकलीफ होगी। exactly. तो वो आप लोगों ने बिल्टअप किया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। स्क्रिप्ट आया कैसे आपके पास? स्क्रिप्ट को खोला, पढ़ा तो क्या रिएक्शन था आपका पहला? सो जफ़ा काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रहा था, और पहले जब इनिशियली आया है तो जो फ़ोन आया, आई थिंक ये मेरे पास आने के 2 साल बाद बना। ओके, आप हाँ कह चुके थे तब या बीच में मना कर दिया? मैंने पहले जो कैरेक्टर है वो नुमैर का पढ़ा था। ओके। और आई वाज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है चलें देख लेते हैं। मतलब मैंने आउटराइट ना नहीं किया था, लेकिन फिर वो आई डोंट नो उसको कोई और डायरेक्ट कर रहा था, फिर किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास गया, फिर काफ़ी दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने ठीक है, और फिर अचानक फ़ोन आया कि ऑफिस आ जाएं। तो मैंने कहा आया, तो मेरी दानिश से मुलाकात हुई, उसने कहा ये है, ये करना है। मैंने कहा करेंगे। तो जब पढ़ा उसको मैंने दोबारा से, जो चेंजेस मोमना ने, फैसल मंजूर को मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा, और समीरा से जो भी इनके डिस्कशंस के बाद
जो दोबारा इसको उन्होंने चीज़ों को देखा, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ओके यस करेंगे। तो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, दानिश ने मुझसे कहा डायरेक्ट मैं करूँगा, मैंने कहा यार आप ही करेंगे। मैंने तो उनको इतना वो था कि आप बीच में जब नहीं मैं एक फिल्म डायरेक्ट की थी, वो भी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से की थी। मैं सारी जिंदगी डायरेक्शन लेता ही आया हूँ, तो मुझे हिदायतकारी लेना आती है। लेकिन बेइंतहा मजा आया, बहुत मजा आया। आई एम रियली ग्लैड कि मैंने प्रोजेक्ट किया। बहुत जरूरी तरीन, जिस तरह मैं कहता हूँ रजिया एक जरूरी कहानी थी, जफा तो बहुत ही जरूरी कहानी। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग इतना इन्वेस्टेड हो जाएंगे हसन और ज़ारा की कहानी में? आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कोई रिएक्शन आएगा, बट इस हद तक? और आप क्या था कि जब ये वाला सीन आएगा फिर तो एक हंगामा मचेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितनी पूरी सीक्वेंस है ये सारी रमजान में शूट हुई है, और अगर डे लाइट है तो उसका मतलब हम रोजे में हैं। वाह, फिर तो बहुत मेहनत। जी सारा रोजे में। आपका अजरा आपा का भी रोजा है। वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही हैं, हसन ज्यादती मत कर देना, पीछे पीछे जो आ रही हैं, हमें फिक्र। मैं तो कैमरे से आउट होके उनको देख रहा होता था कि भाई इनका ख्याल रखें, क्योंकि वो हम में से कोई भी रोजा नहीं छोड़ रहा था। वो एक शी इज अ ग्रेट वुमन, माशाल्लाह। क्या बात है। मतलब देखें, एक अदाकार तो कुछ नहीं है जब तक सामने से रिएक्शंस ना आ रहे हो। तो अगर वो दादी के फेस के सामने से हाथ गया है मेरा, जो उसके मुंह पे सपोजिटली लगा है, तो वो जो रिएक्शन उन्होंने दिया वही सब कुछ है। तो अमेजिंग वो टाइमिंग रही। तो लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोच रहा था कि क्या होना है। हमारे ये थी कि आज हमें सही लगना चाहिए। ठीक है, आज अगर हम सबको सब अलग अलग जगह से हैं और अलग अलग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, और आप अदाकार भी हैं और आपने चीज़ें देखी भी हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं, अगर लॉजिकली ये सब कुछ ठीक लगेगा तो हो सकता है ये कनेक्ट हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये लोगों से कनेक्ट होगा कि नहीं। बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कनेक्ट हो पाते। बट दिस टाइम राउंड ये कनेक्ट हो गया। आई एम रियली हैप्पी कि हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था या ऐसा डिस्कशन, देखिए ऐसा करेंगे तो तोप चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमें सही लगना चाहिए। आज के यहाँ बिलीवेबल लग रहा है, ओवर तो नहीं हो रहा है। एट टाइम्स ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कभी मैंने लाउड भी हुआ हूँगा, फिर मैं दानिश को देखा, मैंने कहा यार ये ज़्यादा है, ये इसमें तो हम सारे ट्रायल एंड एरर पे ही होता है। सो वो फिर उसमें से राइट टेक्स का चूज होना और उसका एडिट होना, वो सारा प्रोसेस ही है। तो जब आप लोग ये सीन करने वाले थे, इससे पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुई, क्या कंसर्न्स थे आप ले? 2-3 चीज़ें जो आप लोग चाहते थे कि यार ये वी वांट टू मेक श्योर कि ये मैसेज या ये इस तरीके से नहीं हो, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि ये इस तरीके से, कुछ भी कॉन्वर्सेशन, क्या थॉट प्रोसेस थी जो चली, और कौन इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा था? आप, मावरा और दानिश, या और कोई भी? जाहिर हम तीनों ही थे। और अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात यही है, जफ़ा में ज़्यादातर सीन्स की ये बात अच्छी है कि वो पार्ट्स में तो अभी हसन आया है, तो ये मेरे लिए उस सीन का एक पार्ट 1 हो गया। सो मुझे सोचने में एज अ परफॉर्मर मुझे ये पता है कि अब मैं इसको सीडी के बाद कहाँ लेके जाऊंगा। ठीक है। अब जब आप रिहर्स करेंगे सामने से, मावरा किस तरह एक्ट करेंगे, मुझे बहुत मज़ा आया। मावरा का भी सारा क्रेडिट मावरा को भी जाता है। बहुत मेहनती हैं, बहुत नोट्स के साथ चलती हैं, सारी डिटेलिंग के साथ चलती हैं। और इस बार जो असल टेक्निकल बात है मावरा की, वो ये बात है कि मेरी उनके मुकाबले में वोकल टोन हैवी है। दूसरा, मैं दिखने में भी शायद फ्रेम में उन पे हावी आता हूँ, तो सबकॉन्शियसली ठीक है कि हसन को दिखाना ही है कि वो तो उसके सामने थोड़ा हैवी है, लेकिन वोकली मावरा ने बहुत इम्प्रूव किया है और उन्होंने परफॉर्म करके, आप देखें खुद ही आपको नजर आ रहा है कि अगर देखिए ना, एक कीबोर्ड के ऊपर मैं एक स्केल में बात कर रहा हूँ या एक सुर में बात कर रहा हूँ, तो उसका रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली देना, या अगर मैंने किसी चीज को लिटा के खींच के बोला है तो उसका रिस्पॉन्स को उठाना फौरन, यही होता है गिव एंड टेक, यही एक्शन रिएक्शन होता है। ये सिखाया नहीं जा सकता, ये अदाकार को आता है। तो वो दिस टाइम मैंने तो खैर पहली दफ़ा ही मावरा के साथ काम किया और इस डिटेल में काम किया, बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स ये डिस्कशन होता था कि वो किस तरह के किस पॉइंट पे रुकेंगे, ये जुमला किस तरह ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, दवा कहना चाहिए, दवाई कहनी चाहिए, पिल्स कनेक्ट होगा, पिल्स आवाम को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देयर इज सो मच डिस्कशन। ऑफ कोर्स मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के ये बात। नहीं बिल्कुल, ये सारी बातें होती हैं। हाँ पिल्स कहें नहीं कहें, हाँ आपस में डिस्कशन, यार पिल्स अच्छा, तो जाहिर है हम 10 दफ़ा सोचते हैं कि अच्छा हमें पैगाम
आवाम तक पहुंचाना है। पिल्स क्या आम फहम वर्ड होगा नहीं होगा, नहीं शायद सोशल मीडिया बाद में सपोर्ट कर दे जब क्लिप्स हों और ये पिल्स वाली बात रिपीट हो, सो मच थिंकिंग गोइंग ऑन। अब तो खैर एक्ट करने का तरीक़ेकार भी थोड़ा डिफरेंट हो गया, बिकॉज यू थिंक अबाउट दोज क्लिप्स जो कट के लगेंगे और जो रील्स बनेंगी, सो यू हैव टू थिंक इट थ्रू। सो ऑफ कोर्स फिर फाइनल कॉल तो डायरेक्टर की है, नहीं इसको ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही बोलेंगे, इसको ऐसे कुछ ना करिएगा, जिस तरह स्क्रिप्ट है ये यहाँ से यहाँ तक, और कुछ ना सोचें, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम कमरे में चले जाएंगे। और वो सारा कुछ डिज़ाइन उसने किया दानिश ने, और आप इस तरह से फ्रेम आउट होंगे, उसके बाद आप बिस्तर पे बैठ जाए। तो जाहिर है वो सारा उसका डिज़ाइन किया हुआ है, बट ये सारा रिहर्स होके जो कैमरामैन है उनको बताना, उसके अकॉर्डिंगली मूव्स होना। हमारी प्यारी अज़रा मंसूर साहिबा ज़मीन में बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी उसके पास, तो उसको बिलीवेबल बनाना, यू नो कि वो झुकी हुई हैं तो हाँ झुक सकती थी, बट लेकिन बैठ नहीं सकती थी, वो ज़मीन में है, तो उसको किस तरह कनेक्ट करेंगी, तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा। माय गुडनेस, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी सो मच, मतलब बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है, और फिर जाहिर है सबको अकोमोडेट करना और उस चीज़ को बिलीवेबल बनाना बहुत मेहनत का काम है। तो चैलेंज था कुछ हसन को करने के लिए, हसन को परफॉर्म करने सबसे पहले हसन से पहले मोहिब मिर्जा का चैलेंज ये था कि सर्दी बहुत थी। बहुत सर्दी थी इस्लामाबाद में। वो नेवी हाउसिंग फार्म्स के अंदर एक घर था, और मतलब पीक सर्दी। मैं फिर भी समझता हूँ कि मैं मुकाबलतन पहले निकल आया था काम करके, इन लोगों को कुछ बाद में काम वहाँ पर और करना था, और ख़ास तौर से शहर का और नुमैर का जो सॉरी उस्मान का और शहर का जो ट्रैक था वो आगे शूट हो रहा था बहुत ज़्यादा सर्दी में। तो मुझे खबरें मिल रही होती थी कि बहुत, तो सबसे पहले तो सर्दी टैकल करना, नंबर 2 रमज़ान, और सबको रोज़ा रखना ही रखना है, और उसमें ये पूरा चीज़ करना थोड़ी मेहनत तलब थी। घर बहुत बड़ा, मुझे आइसोलेशन में बैठना होता था, क्योंकि जिस टाइम मैंने कोशिश की कि इसकी हसन की वार्डरोब भी उसी कमरे में हो। ये वो कमरा है जिसके अंदर वो उल्टा नहीं लेटा हुआ था हसन एक पॉइंट पे, वही कमरा है वो। या जहाँ उसको वो करता है, बंद करता है जी एग्जैक्टली, जब उसको लेके जाता है पहली बार उसको बंद करता है। तो थ्रू आउट मैं एज एन एक्टर उस कमरे में ही रहा। तो मैं वो आप काइंड ऑफ सेक्लूडेड थे? बिल्कुल सेक्लूडेड था, और उसका एक खिड़की खुलती थी बाहर पूल साइड पे जहाँ योगा कर रहा था, तो वो मैंने अपनी एक दुनिया बसा ली थी कि ये मैं ये हूँ, और मैं निकल के कुछ और होता हूँ, और मैं इसके अंदर ये होता हूँ। तो वो इट काइंड ऑफ हेल्प्ड मी इन यू नो सीन पढ़ते हुए, अच्छा ये जोन से जोन आउट, तो वो एक अच्छी जब उस आइसोलेशन में आया तो थोड़ा मुझे हुआ कि यार अच्छा यार ये अल्लाह करे उस तरह कनेक्ट हो जाए, और जो मकसद है यार इसका, ये मकसद यही है कि बच्चे बेटे निगलेक्ट अगर हो रहे हैं, अगर सिर्फ स्कूल जाना या तरबियत का ना होना, सिर्फ तालीम पे तवज्जो देना ही इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि दो इंडिविजुअल आपस में बाद में ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। अगर आज वो अपने बाप को खाना ख़त्म करके प्लेट उठाते हुए देखेगा तो वो प्लेट उठाएगा। वो अपने बाप को देखेगा कि चलो बर्तन अगर नहीं भी धो रहा है कम से कम रिंस करके रख रहा है, तो वो रिंस करेगा। लाइक फादर लाइक सन होगा। अगर फादर की फॉर सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन प्रेजेंस नहीं है, तो फिर जो भी लोग अराउंड है उनको इस बात को समझना है कि कल को ये शख्स जब एक औरत के साथ इस तरह की सिचुएशन में होगा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको वो अपना हक समझ के गलत तरीके से इस्तेमाल करे। क्राइम को क्राइम समझना चाहिए, और इंसानियत को इंसानियत समझाना चाहिए बच्चों को, वरना इस तरह की अनगिनत सिचुएशंस हमने सुनी है, देखी हैं, और सुनते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक होती है। लड़कियों की, लोगों की ज़िंदगियाँ भी गई। ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंसान से ये एक्ट हो रहा है वो हेल्प के काबिल नहीं है, या उसको मदद नहीं मिलनी चाहिए, या बाद में उसके ऊपर या उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। रिजेक्ट करें, उसको जो ड्यू सज़ा है वो दें, लेकिन इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि आखिरी वक्त तक तमाम लोग जो उसके अराउंड हैं, उसके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, आखिरी वक्त तक ये मेक श्योर करें कि एक तो वो नुकसान किसी को दोबारा ना पहुंचा सके, ऐसी सिचुएशन में ना डालें, और ये मेक श्योर करें कि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, और उसको वो तरबियत, वो थेरेपी, वो चीज़ होनी चाहिए। एक तो अभी
आई स्टिल थिंक कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि थेरेपी होती क्या है और उसके फ़वाइद होते क्या हैं, या हम बहुत सारी सिचुएशंस में हिप्नोसिस के थ्रू भी बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा को हैंडल कर सकते हैं। अभी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अब्यूज क्या है आपकी नज़र में? व्हाट डू यू कॉल अब्यूज? ज़रूरी नहीं कि अब्यूज़ फिजिकल हो, इमोशनल, जुमलों का, बातों का, जली कुड़ी, सुनाना, ताने, एवरीथिंग। और ये सिर्फ औरत की तरफ नहीं होता, मर्द की तरफ भी होता। फीमेल्स आर आल्सो अब्यूज्ड। बिल्कुल 100% बिल्कुल। वही अभी अब जब बात भी कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो अपने बाप को देखेगा प्लेट धोते हुए तो कल खुद वो प्लेट धोएगा, और इस तरह की आपने दूसरी भी बातें की। सो योर थॉट प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम जनरली देखते हैं मर्दों में, और मोस्टली मैन अभी भी शायद औरत की उस राइट को या मेल प्रिविलेज के इम्पैक्ट को उस तरह नहीं समझ पाते या रियलाइज़ करते जिस तरह होना चाहिए, यू नो, इवन औरतें भी। तो ये आपका थॉट प्रोसेस शुरू से ऐसा था, या ज़िंदगी में कोई इंसान मिला जिसने चेंज किया, कुछ हुआ जिससे चेंज हुआ? बिकॉज आई बिलीव दैट हमारी सोसाइटी मर्दों को उस तरीके से थॉट प्रोसेस क्रिएट ही नहीं करने दे रही जो प्रोग्रेसिव हो। मैं कहूँगा दोनों चीज़ें। ओके। अभी मज़े की बात है, हम अम्मी के साथ मैं निकला हुआ था, गाड़ी में जा रहे थे कहीं, सनम भी साथ थी, तो अम्मी ने एक वाकया याद दिलाया। हम क्यों, मैं रोटी लेने के लिए रुका, बाजार से कम ही लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा दिल था कि पता नहीं कौन सा कोई सालन बना था उसके, भाई रोटी बाजार की होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें होती है जिनके साथ आपको नान या बाजार उस तरह के बगैर मज़ा नहीं आता। तो अफगानी नान लेने के लिए रुके, तो अम्मी को याद आ गया कोई वाकया। तो अम्मी, मैं 7 साल का था, उन्होंने कहा, और वो गाड़ी चला के एक होटल पे रुकी और उन्होंने कहा कि मुहिब जाके लाइन में लग जाओ और ज़रा रोटी ले लो। नहीं, लाइन में लग जाओ, जाके रोटी ले आओ। मैं जाके, जो मर्दों की लाइन थी उसमें खड़ा हो गया। अब वो उनको पता होगी टाइमिंग कि कौन आने वाला है, क्या है, मुझे तो ये याद भी नहीं है। वो तो उस दिन याद दिला रही है कि थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती ही नहीं वो शायद। तो फिर उन्होंने शीशा उतार के उसको आवाज़ दी, तंदूर वाले को, कि इसको रोटी ज़रा जल्दी दे दो। उस पर मैं नाराज़ हो गया अम्मी से। मैंने रोटी तो ले ली, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपने मुझे भेजा है, ये मैं 7 साल का हूँ, ये मेरी माँ बता रही है, मुझे याद नहीं है, आपने मुझे भेजा है और मैं जाके मर्दों की लाइन में लगाऊं, तो इसका मतलब है मुझे फिर ये पूरा करने दें, वेट करना। वरना फिर आप अपना औरत कार्ड, ये जो आवाज दे के आपने कहा है कि मेरे बच्चे को रोटी तो कह लें, ये तो वो सनम को बता रही है, ये 7 साल 8 साल की उम्र में ऐसी बातें भी कर जाते थे ये। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लियरली याद है, क्लास 6 में मैं, अगस्त हुआ है शुरू, और उस दिन मैंने अम्मी से कहा कि आज से आप मेरे कपड़े नहीं धोएंगे। वाओ, माशाल्लाह। सो मैं अपना यूनिफॉर्म धोना, इस्त्री करना उस टाइम से कर रहा हूँ। अब ये कैसे मेरे अंदर हो रहा था मुझे नहीं पता। Do you think अपनी अम्मी को देखते हुए आपको हो रहा था that you wanted to? I wanted to help her. Yeah, I wanted to help her. इतना लोड है, काम भी कर रही है, प्रोफेशनल भी है। अच्छा, ये बर्तन भी धुलने, एक सेकंड यार, I can help। और लेकिन मैंने अब्बू को भी देखा करते हुए। सो अब्बू अगर उठ के जाके अपने बर्तन रिंस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आई एम सीइंग माय फादर के किचन टेबल। फिर आपने दोनों चीजें देखी ना? जी, बिल्कुल देखा। और ये भी देखा कि अगर अब्बू किचन में आए तो उनके हाथ पांव नहीं फूल गए, मुंह नहीं बना रहे, गुस्सा नहीं कर रहे। गुस्सा तो दूर की बात है, वो ऐसे हो जाते नम कि अब किचन में आए तो हाथ यूं हो गए लोगों के, मेरे दोस्तों के। मैं, क्या हुआ, हिलना मिलना जो खत्म हो गया क्या? कि फ्रिज नहीं खुल सकता क्या? सब्जी बाहर नहीं निकल सकती? आओ काटते तो करते थे। लेकिन अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा किचन में अगर कोई फ्रूट काटना है या कोई थिएटर प्ले कर रहे हैं और उसमें फ्रूट कटना है, तो आप काटते थे? जी, मेरी तरफ ही देखा जाता था। तो मैं अपने सबसे ज्यादा दोस्तों में शायद मैं ही सुगड़ हूँ। सो बेसिकली लाइक आपने इतनी कोई खूबसूरत बात बोली है कि वो घर का माहौल है जिसने आपको इम्पैक्ट किया, आपके थॉट प्रोसेस को। उसने आपकी, वो आपको भी नहीं पता चला, शायद आपके पेरेंट्स को भी नहीं रियलाइज हो रहा कि जिस तरीके जी, ये कहना कि बेटा जरा नंगे पैर नहीं चलो, तो आप भी नहीं चलें, आप बाय एग्जाम्पल दिखाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएगा। बजाय इसके कि आप टें करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कहना कि आज के दौर के हिसाब से बच्चे को ये कहें, बेटा ये नहीं करोगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो करेगा। गारंटी इसकी है कि जो आप कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। ट्रू, इसकी गारंटी। तो आपने कहा दोनों चीजें, तो दूसरी चीज भी है कि यू मेट someone or you saw somebody in your life who inspired you, जिसकी वजह से भी आप thought process change किया या क्या? From दादी to my both wives to सारी situation, सारी empowered औरतें ही मेरे अराउंड रही, मेरी माँ, तो जाहिर है सब सारे ये लोग कैरेक्टर्स ही हैं। मेरी बहन को मेरा ये कहना कि अब तुम जा रही हो, बस अब कुछ बन के आना, तो ये सारी empowerment ही है जो मैं दे भी रहा हूँ और मुझे मिल भी रही है। तो यही है, और इसके अलावा कुछ है नहीं जिंदगी में, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये कहने में चीज़ें छोटी लगती हैं, मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी बातें जो आप कर रहे हैं, और इट मेक्स मी थिंक, एंड अगर आप इस पे शेयर करना चाहें अपना थॉट प्रोसेस, कि एम्पावर्ड वुमेन से अगर एक मर्द इंटरेक्ट कर रहा है या वो घिरा हुआ है, तो उसका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होता है? वो इनसिक्योर नहीं होता, उसकी सिक्योरिटी और बढ़ती है? क्या इम्पैक्ट और किस तरह पॉजिटिव चेंज एक मर्द की ज़िंदगी और पर्सनालिटी में आते हैं अगर उसके गिर्द जो औरतें हैं वो मजबूत हैं और वो स्ट्रॉन्ग हैं? मुश्किल टॉपिक है ये, और इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें मेरे हिसाब से इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक रिलीजन, जो कि एक ख़ास तरीके से परसीव्ड है, फिर उसके बाद अना, जो कि गलत तरीके से फ्यूल हुई है, ख़ास तरीके से परसीव्ड, गलत तरीके से फ्यूल्ड, और फिर माँ। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द मदर। अगर माँ बोलेगी कि माँ को देखेगा कि माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, माँ का अपना बैंक अकाउंट है, माँ जाके कोई डिसीजन ले सकती है, किसी पॉइंट पे किसी को ना कह रही है, नो कर रही है, बाजार के अंदर किसी का दिमाग ठीक कर रही है, ये सारी चीज़ें देखेगा लड़का, तो वो सपोर्ट करेगा अपनी औरत को, इनसिक्योर नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर माँ दबी हुई है और अब्बा ने दबा के रखा हुआ है, या जो भी इसको कहें आप, लेबल जिस तरह भी कहें, मजबूरी है, अनफॉर्चुनेट है, कल्चर है, रिलीजन है, XYZ, जैसे भी उसको आप लेबल करें, जो भी देखेगा वही रिपीट करेगा। बस यही है, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं कह सकते। और लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंडिविजुअल होता है हर ख़ानदान में जो इस चीज़ को चेंज करने की वो करता है एट सम पॉइंट। मतलब अगर आप ख़ानदान में लीनियज में कह लें चलें, सो अगर इस लाइफ टाइम में नहीं हो रहा या इस जनरेशन में नहीं हो रहा, तो किसी पॉइंट पे चेंज आने वाला, रिबेलियन आएगा। जब बहुत ज़्यादा सप्रेशन हो या कांस्टेंट सप्रेशन हो, तो फिर कहीं ना कहीं एक स्पार्क। लेकिन यूजुअली रिबेलियन औरत ही पहले चेंज लाती है, फिर आगे वाली जनरेशन में मर्दों में चेंज आता है। लाइफ पार्टनर कैसे आपकी थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ लाइफ पार्टनर जो आपको पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाए? अब अगर हम जफ़ा की बात करें तो बेहतरीन लाइफ पार्टनर है इस वक्त हसन के पास, लेकिन अब ये जो आड़े आ रहा है इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने शख्स तो बुरा नहीं दिखाया, लेकिन हमने दिखाया कि पागलपन की हद तक वो उसके सेंसेस ऑफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो अब लाइफ पार्टनर अगर आप सॉर्टेड हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी ऐसे मसाइल एंगर मैनेजमेंट की नहीं है, और आपके पास आया है लाइफ पार्टनर, सिवाय बैलेंस के और कोई चारा नहीं है। किसी तरफ झुकाव एक तरफ नहीं हो सकता जिंदगी में, वरना चाहे दोस्ती हो, चाहे आपस में लड़कों की दोस्ती की बात कर लें, अगर एक शख्स है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ दोस्तों की एग्जांपल दूंगा, 5-6 दिन भी गुजर जाते थे, एक पॉइंट था कि मैं घर नहीं आया होता और मैं रात की भी चीज़ें कर रहा हूँ, शोज, लाइव शोज, गुलशन मेमार में कोई शो है तो कहीं कुछ है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस यूट्यूब पे या हमारी किसी आर्काइव में नहीं होगी। ये बहुत चीज़ें होती थी, तो उससे अपने में कमा रहा होता था, चीज़ें कर रहा होता था, और सुबह फिर अगली शूट है तो 2 घंटे गए, नहा के निकल गए, नहीं है। इसमें मेरे जो दोस्त थे जो 9 to 5 जा रहे थे, वो जब वीकेंड्स में मिल रहे थे या बीच में कोई फ़ोन कर रहे थे, मोहिब साहब तो अवेलेबल नहीं है, ये दोस्ती कैसे चलेगी? तो अगर कोई रिश्ता है वो दोनों तरफ का ही है ना। अब उसकी ज़ात 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद ख़त्म हो गई और वो अपनी डिग्री देख रही बैठी हुई कि मैं तो साइंटिस्ट बनने निकली थी और मेरे हाथों में तो सिर्फ इस वक्त आटा ही आटा है, तो ये रिश्ता कैसे, खुशी कैसे देगा एक दूसरे को? कैसे पॉसिबल है? जब तक वो लड़की या वो लड़का जो बनना चाहता था, फेल हो, बेशक फेल हो, 400 दफा फेल हो, वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, सबने तो पूरी कोशिश कर ली, तो फिर कहाँ से का रिश्ता रह गया भाई? किस बात का? जब मेरा पर्पस दुनिया में आने का ये तो नहीं है कि मैं कंट्रोल हासिल कर लूं, शायद अना का मकसद ये हो कि मैं कंट्रोल हासिल कर लूं, लेकिन इंसान का मकसद कंट्रोल हासिल करना तो ना हुआ, एक दूसरे को इनेबल करना हो। अगर मैं आज आपको इनेबल नहीं कर रहा तो फायदा क्या होगा? किस बात का वो? और आपका ये सारा एफर्ट मुझे इनेबल नहीं कर रहा तो फिर क्या फायदा होगा?
यही बात रिश्ते में तो बहुत ज्यादा ही है कि मतलब आपको एक दूसरे को इनेबल करना है, एक दूसरे को नरिश करना है, फ्लरिश होते हुए देखना है, ये है सेटिस्फैक्शन। ये थोड़ी कि आपने दूसरे को दबा दिया या आपने Yeah. साइकोलॉजिकली ऐसे पेज कस दिए कि वो केज होके बैठ गई है या बैठ गया है, और बाहर निकल के दोस्तों में जोक कर रहे हैं बीवी के बारे में या बीवियों के बारे में या जनरल औरतों के ऊपर जोक्स हो रहे हैं कि जी बेगमात तो ये होती है। मजाक में एक आध जुमला कभी ठीक रहता है, लेकिन अदरवाइज इट शोज समथिंग। मर्द भी तो मर्दों का ही मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पे। अगर कोई मर्द की आंख में आंसू है या वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, ही इज मोर सेंसिटिव, लड़के ही लड़कों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार ये तो रोना शुरू हो जाएगा। बहुत अजीब से वर्ड्स मैंने सुने हुए, जुमले सुने हुए। सो what would you say about that? ये थिंकिंग मर्दों में क्यों नहीं चेंज हो रही कि भाई हम अपना ही क्यों मजाक उड़ा के अपने लिए जिंदगी, हम अपने चैलेंजेस को खत्म नहीं कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने इमोशंस को या अपने दुख को या अपनी तकलीफ को अपनी लाइफ पार्टनर के सामने भी एट टाइम्स नहीं बयान करना चाहता, क्योंकि वो वीक फील करता, क्योंकि हमने इतना उसको कंडीशन किया हुआ है। अगर अम्मी ने बैठा के बताया होता कि बेटा रो, और रो रो के अपना दुख सारा आज मुझे बताओगे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रैक्टिस कराई जाए और इस चीज का कॉन्फिडेंस दिया जाए कि इट्स ओके टू क्राई। मर्द को दर्द नहीं होता और बच्चे और लड़का नहीं रोता, सब बेकार बातें हैं। रोता है, छुप के रोता है, 3 गुना ज्यादा तकलीफ से रोता है। तो यही बात है ना कि इसको अपने लव्ड वंस के साथ नॉर्मलाइज कराएं, बजाय इसके कि जजमेंट हो घर के अंदर। जॉइंट फैमिली सिस्टम पे कोई जुमला कसा जाए कि जी हंसते हैं बच्चों के ऊपर कि तू तो रो रहा है यार, कजन्स आपस में मजाक उड़ाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। इसी वजह से वो बड़े होके एक्सप्रेस करना छोड़ देता है। जब वो एक्सप्रेस करना छोड़ देता है तो उसको अगर अपनी लाइफ पार्टनर से कोई प्रॉब्लम है या उसकी कोई आदत है या कोई ऐसी चीज़ जो वो मैनिपुलेशन के तौर पे सेट कर रही है, उसको वॉइस करते करते रियलाइज करते करते इतना वक्त गुजर चुका होता है कि अब वो उसको चेंज करने की, कहने की, रेवोल्यूशन घर में लाने की हिम्मत ही नहीं रखता। और अब आप डर रहे हैं कि कहीं छोड़ के ना चली जाए या ये ना हो जाए, मैं कह दूंगा तो मुसीबत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो 2 दिन 24 घंटे 48 घंटे एक सेशन चलेगा ऑफ बहस डिस्कशन, उससे भी डर रहा है वो कि मैं इतना थक कर आता हूँ, मेरे दिमाग में ताकत नहीं है डिस्कशन में। नहीं, बाहर जाके इसके ऊपर जोक करके उसको निकाल के वापस अपनी लाइफ में आ जाएगा। कम होते हैं लेकिन चेंज ले आते हैं मर्द, कम होते हैं। आपके ख्याल में शादी कितना जो हसन और ज़ारा के साथ हो रहा है, द फैक्ट कि ज़ारा छोड़ के गई फिर वापस आ गई और ज़ारा राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले सकी शायद, यू नो, एंड आई एम नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, हम जनरली एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं विच इट वाज ग्रेट ऑफ जफ़ा टू शो कि एक एम्पावर्ड लड़की भी किस तरह मेंटली और इमोशनली अब्यूज होके या थोड़ा सा उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अफेक्ट होता है। जस्ट रिपीटिंग अगेन, आई एम नॉट विक्टिम ब्लेमिंग। तो उसमें शादी का कितना बड़ा रोल है कि उसका प्रेशर इतना है कि शादी चलाओ अपनी, कि हसन भी थोड़ा सा डर रहा था ये छोड़ के चली जाएगी, थोड़ा सा ही बहुत डरता था कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। और ज़ारा को भी उसकी दादी ने बोला कि नहीं, कैसे चलेगी शादी। शादी को इतना हवा बना दिया है कि शादी के टूटने की डर की वजह से जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हैं उसमें लोग उससे वॉक अवे नहीं कर पा रहे। इन केस ऑफ ज़ारा एंड हसन, ये ज़ारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसको ठीक करे। बिल्कुल। अगर ये चाइल्डहुड बडीज़ होते और कॉलेज रोमांस होता और हुआ कि फिर इनकी कॉलेज रोमांस होता तो ज़ारा को खैर पहले से पता होता इसके बारे में, और वो उसके ऊपर सालों से काम कर रही होती और फिर इवेंचुअली इनकी शादी होती, तो फिर भी थोड़ा प्रोलॉन्ग होने की वो समझ में आती है। अदरवाइज़ किसी भी ख़ास माहौल में पले बड़े लड़के की बीवी की जिम्मेदारी नहीं है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करना इन एनी वे। कहने का मकसद है मैनिपुलेशन की तरफ भी ना करे, अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकती तो मैनिपुलेट भी ना करे। जो शख्स जैसा है उसको वैसा रिसीव करना भी बड़ा मुश्किल काम है। True. अब करें तो क्या करें। अच्छा, लेकिन जो खास स्पेसिफिकली हसन की सिचुएशन है, इसमें ज़ारा को उसकी इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिस हद तक दिखाया गया इस हद तक ठीक था, लेकिन जो दिखा दिया गया है ये दिखाना भी जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बियॉन्ड तो कोई चांस नहीं है, जीरो, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ज़ारा की ज़िंदगी क्या कहेगी या हसन की ज़िंदगी क्या कहेगी, या एक जो हम उसके दूसरे ट्रैक में देख रहे हैं वो किस तरह से क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें है सारा लेसन। ओके, अभी आगे ऑफ कोर्स अभी तो मुझे लगता है वो मिड पॉइंट आया जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तो जो आपका सवाल है शादी का, ख़ास तौर पर जफ़ा के हवाले से, इन किरदारों की जो सिचुएशन बनेगी
वो सब आपको नज़र आएगी, उसमें कंक्लूड होती हुई भी नज़र आएगी। ओके। जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। पर जनरली अगर आप देखें तो आपको लगता है कि हमने शादी को इतना हवा बनाया हुआ है कि वो वाकई हमारे बहुत से डिसीजंस को इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करता है? चलानी चाहिए इस तरह की किसी भी सिचुएशन को। शादी कोई दोस्ती, कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस डील, किसी भी चीज़ में आपको इस हद तक पहुंचा दिया जाए और अगला आपके साथ इस तरह कर रहा हो, कहीं ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, कहीं और तरह का टॉर्चर हो जाता है, एक्सटॉर्शन शुरू हो जाती है, या मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, या साइकोलॉजिकल इश्यूज निकलने Yeah. लगते हैं, तो क्या हसन के वर्क प्लेस की तो बात हमने की नहीं है। वर्क प्लेस पे क्या वो नहीं होता होगा गुस्से में? मैं एग्जैक्टली ये एक मुझे लगता You था see? कि हाँ क्वेश्चन था मेरा तो हमेशा से। अगर वो एक अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या करता होगा फिर? तो इसका मतलब ये है कि उस एम्प्लॉय को छोड़ देना चाहिए वहां से जॉब। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बॉस तो को, फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो बचपन की थी। अब जो लव्ड वंस उसको कर करा के कहीं ले जा सकते हैं थेरेपी पे या साइकोलॉजिस्ट के पास या मेडिकेशन के थ्रू साइकाइट्रिस्ट के पास, तो ये तो उस फैमिली को करना होगा, क्योंकि उसको इस चीज़ की सेंस नहीं है और फैमिली को बहुत स्ट्रांगली करना होगा। बट हसन को रखा ही दादी के साथ गया है, तो ये भी एक वो है। ऑल्सो थेरेपी के लिए हमेशा ये होता है कि जो इंसान जिसको चाहिए उसका खुद एग्रीएबल होना, उसका खुद अपना जाना, सोचना कि मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी भी गलती से भी किसी को भी ये मत कहें कि तुम पागल हो। डू नॉट यूज दिस टर्म, इट्स नॉट फेयर। एक आदमी किस डिग्री का क्राइम करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कहना मजाक में भी ना, वो ये है नहीं मुनासिब। किसी की कहीं भी साइकी में कुछ हो सकता है, कोई भी चीज ट्रिगर हो सकती है, ट्रिगर हो आपको सकती नहीं है। पता। आप अगर ये इम्प्रेशन बचपन से मिल जाएगा एक शख्स को कि जी थेरेपी पे वो जाते हैं जो मेंटली इस टर्म के अंदर फॉल होते हैं, तो फिर तो बहुत ही मसला हो जाएगा। बिकॉज वो अपने आप को, हसन भी कहता है यार तुम समझती हो मैं पागल हूँ। यू सी, तो वो अपने आप को अना उसकी टकरा रही है कि यार आई कैन नॉट कैटेगराइज माई सेल्फ एज, बट मैं अगर बचपन से ये चीज़ सीख रहा हूँ कि जी हेल्प लेना, हम हर चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी की कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, तो भाई दिमाग की एक्सरसाइज कहाँ से होगी? दिमाग की एक्सरसाइज सिर्फ ये कि आप फोन स्क्रॉल करते रहें या आप बच्चों को टैबलेट पे बिठा दें? नो, वो मेंटल स्टिमुलेशन, टॉक थ्रू करना, बात करना, ये एक नॉर्मलाइज होनी चाहिए चीज़ कि भाई बात कराएं आप। और सिर्फ दोस्तों से नहीं होती, दोस्त हमेशा बायस्ड होगा। एक प्रोफेशनल जिसने इसमें डिग्री हासिल की है सालों जाकर, वो आपको बताएगा कि ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। दोस्त नहीं बता सकता, वो बायस्ड है, या जानने वाला नहीं बता सकता। ये वो डॉक्टर तो हमारे जानने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ना जाना अगर जानने वाले हैं, बिकॉज प्रोफेशनली इट्स नॉट राइट। प्रोफेशनली तो वो होगा जो आपको ना जानता हो। और तीसरे चौथे सेशन के बाद आप नोट करें, मैं मुझे गया हूँ तो मुझे पता भी है कि जो सही साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट होगा वो तीसरे चौथे सेशन के बाद आपको कहेगा मेरा ट्रैवल आने वाला है। Really? जी, अब वो उनके रूल में है, क्योंकि आप इफ यू गेटिंग टू डिपेंडेंट, इफ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अकेले इस चीज़ को सॉर्ट करना, कि अभी 3-4 दफ़ा आपने मेरी हेल्प ले ली है और मैं आपको बताए जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, आपको साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट एक ब्रेक देता है। सो ये बाकायदा पूरा काम है। तो इसको इस तरह ना कभी भी किसी के ऊपर मुसल्लत करें, एक्सेप्टेंस इसकी आनी चाहिए। और ये सारी बात मैं कर भी रहा हूँ कि बॉयज़ अगर सुन रहे हैं, बॉयज़ इस वक्त पता नहीं ये फ्यूचर की ये एपिसोड देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर बॉयज़ आप ये देख रहे हैं ना, तो इसको इस तरह कभी ना समझें कि ये कोई आपको अनकूल कर देगा। कोई कूल वूल की चक्कर नहीं है। अगर आपको परेशानी है, आप स्ट्रेस में हैं, पढ़ाई की वजह से, अपने घर वालों की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से, एक सेशन बुक करें। मैं ये मानता हूँ कि शायद आप एक पॉइंट पे ये सोच रहे हो कि बहुत महंगा होता है या जो भी होता है, लेकिन ये आपको करना होगा, क्योंकि ये महंगा किसी वजह से है। जब आप जाएंगे, आप मिलेंगे किसी साइकोलॉजिस्ट से, बैठ के बात करना शुरू करेंगे, जिस तरह वो आपके केस को हैंडल करेगा, और जो आपको सूदिंग फीलिंग होगी उसके बाद कि आप ये बोल आए, सब कुछ कह आए, ये निकाल आए, और अब आपको दिमाग खाली हुआ है, तो अब आपको दोबारा सोचने का जो मौका मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसको अगर कोई फैमिली मेम्बर आपको सजेस्ट कर रहा है तो उसको आप
निगेट ना करें, बहुत ज़रूरी होता है। If I may ask, आप थेरेपी पे क्यों गए? मैं And थेरेपी how did you think of going to therapy? सो बेसिकली मैंने जो ये फिल्म वाला जो पूरा फेज गुजारा वो आसान नहीं था, मेरी फिल्म बड़ी मुश्किल थी। अब ये लोग समझ पाए या ना समझ नहीं, बट वो पाए, काम की प्रेशर से नहीं आप नहीं रिलेट वो कर सारा सकते कुछ हैं ना? आता है ना, बिकॉज That's what I'm saying कि जो लोग जॉब करें वो रिलेट कर सकेंगे ना एब्सोल्युटली कि काम का प्रेशर था वो अरे आपकी। काम का प्रेशर हाँ। मैं आपको क्या बताऊं कि हम्म। मैं जब एक चीज प्रोड्यूस करने नो एक चीज डायरेक्ट करने खड़ा हुआ हूँ, और वो भी ओरिजिनली मैंने डायरेक्ट नहीं करनी थी, बट लेकिन अगर मैं उस वक्त वो ना डायरेक्ट करता तो वो कभी नहीं नहीं बनती। बनती। एक तो मैंने ये जिम्मेदारी ली, अब मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ और उसमें एक्टर भी हूँ, और मेरे पास बेहतरीन 11 चले मुझे हटा के 10 लोग हैं। ये बहुत जिम्मेदारी है, और मैं एक ओवरथिंकर आदमी हूँ भाई, मैं सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, उसको प्लान करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इसकी जब शूट पे गया हूँ 20-25 दिन के बाद, जो प्रोड्यूसर थे वो है ही नहीं। ओह गॉड, ओके। अच्छा, तो अब ये पूरी शिप सिंक होते हुए देखूंगा मैं? ये तो नहीं होने दूंगा। तो अब इस प्रोसेस को जब मैं कोविड की एपिसोड्स के बाद उसको सिनेमा रिलीज करने के बाद, आफ्टर लूजिंग माय फादर, उनको दफनाने के बाद जब मैं यूं आके बैठा, तो मैंने ये मेरे साथ पिछले 5 साल में हुआ क्या है, फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ टू प्रोफेशनल लाइफ टू दिस फिल्म एंड फिनिशिंग ऑल ऑफ दिस एंड कोविड, और कोविड के बाद इसकी रिलीज, और रिलीज भी बस हो गई है, और पता नहीं मैंने ये क्या हुआ है मेरे साथ। तो जाहिर है उसके इम्पैक्ट होना मेरे ऊपर साइकोलॉजिकली शुरू हुए। तो इसी तरह मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, लेकिन वो शायद आसान नहीं हुई होती है, वो अंदर आदत पड़ चुकी होती है आपको उस वक्त तो आप एक सर्वाइवल मोड में थे ना, चल रहे थे। जो वो सिचुएशन खत्म हुई, फिर I cannot आपको even explain कि मैं किस फेज से गुजरा हूँ। तो मुझे हेल्प की जरूरत थी, तो आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट। कोविड के बीच में भी मैंने ऑनलाइन सेशंस भी लिए। ओके। जी जी बिल्कुल, और वो बताया कि भाई मैं ये किस तरह मैनेज करूं, और ये आपका अपना आइडिया था कि मैं ऑफ कोर्स बिल्कुल, शुक्र है कि इतनी समझ थी कि मुझे अभी निकालूं तो कहाँ निकालूं। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मैं किसी और की बात मैं अपनी बात कर लेती हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील दैट एक तो ये कि थेरेपी को हमने इतना टैबू बना दिया है। Exactly. हम थेरेपी की शायद रियल इम्पैक्ट को अभी तक रियलाइज नहीं करते। तो अगर मैं एक इंसान हूँ हु इज गॉन थ्रू समथिंग, हु इज फेसिंग द वर्क चैलेंजेस ऑल्सो, समटाइम्स जैसे आप कह रहे हैं कि आप लाइक यार कैसे मैं 10 चीज़ों को जगल करूँ, कैसे करूँ, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, बट देन यू थिंक लाइक होता ये तो सबकी ज़िंदगी में होता है ना, इसके लिए मैं थेरेपी के लिए जाऊँ, दैट्स व्हाट वन पर्सन वुड थिंक। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो हम लोग को गाइड करें कि नहीं, इससे पहले कि ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, एग्जैक्टली ये सिग्नल्स हैं दैट यू नीड हेल्प, लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं हैं। बिल्कुल, तो देखें इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। सबकी वो जो एक कहावत है कि जी मुश्किल इंसान पे उतनी ही पड़ती है जितनी वो सह सकता है। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। आप हर चीज के लिए शायद ना करें, कुछ अपने अंदर से भी ऐसा मादा पैदा करें अपने अंदर कि आप अपनी जो सिचुएशंस हैं उसको एनालाइज करके, हैंडल करके, रैशनली उसको आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। बट अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग लॉस्ट और आप डिप्रेशन टाइप हो रहे हैं, एक तो डिप्रेशन बड़ी एक वास्ट टर्म है, इसको भी समझने की कोशिश करें, इसको जस्ट हर वक्त ना बोल दिया करें, इसको समझने की भी कोशिश करें। ये बड़ी डिटेल्ड सिचुएशन हो जाती है, सबके लिए मुख्तलिफ है इसका मतलब। आप अगर एक पॉइंट जगह पे बैठे रह रहे हैं, इफ़ यू आर ओवर ईटिंग, इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग, एक टीवी लगा के आप लेटे रही हैं, सारी रात नहीं सो रहे, मैनी 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 थिंग्स कैन हैपन टू मैनी मैनी इंडिविजुअल्स। तब आपको चाहिए कि अपने आप को अपने आप से प्यार करें, अपने आप को कहें कि आई लव यू, आई वांट टू सी यू हैप्पी। तो अब मैं तुम्हारी किस तरह मदद करूं, तो आओ तुम्हें लेके चलता हूँ ऐसे न्यूट्रल शख्स के पास जो तुम्हें जज नहीं करेगा या तुम्हें कोई बायस्ड मशवरा नहीं देगा। तो यस, बिल्कुल कोई डॉक्टर का, प्रोफेशनल का कोई जजमेंट नहीं होता, और वो आपको बेहतरीन मशवरा देता है, बेहतरीन उससे लेके गुजरता है। और किसी को अगर ये हेल्प कर रही हो इस वक्त ये सिचुएशन, तो बात हमारी तो हिप्नोसिस के बारे में भी पढ़ें। Have you gone through it? No, नहीं, but आपने पढ़ा है तो उसके बारे में सुना है। पाकिस्तान में मैंने हिप्नोसिस के बारे में इसलिए पढ़ा कि मैं बचपन में पहली दफा जब स्विमिंग पूल गया तो मैं बड़े लड़कों के साथ गया, क्योंकि हमें बड़े कूल बड़े लड़के लगते थे, जो फलाने जो 6 भाई हैं मोहल्ले के, और अम्मी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो अम्मी ने कहा ख्याल से चले जाना, हमेशा जाने दिया, जो भी करने दिया। तो
शावर लेना होता है, अपना कॉस्ट्यूम पहनना होता है और पूल में जाना होता है, यही पता था। तो वो सब तो जा चुके थे, मैं मुझसे कहा कि शावर लेके पूल में आ जाना, तो मैं शावर लेके अपना कॉस्ट्यूम पहन के डीप एंड में कूद गया। ओह माय गुडनेस। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कूद गया, हाँ पूल में आया और बुड़ नीचे। आज तक मुझे अंडर वाटर जाने में जो है वो एकदम से वो फ्लैशेस वो पेनफुल होगा। और मुझे किसी ने वहां जो डीप एंड में स्विमर आ रहा था उसने देखा है तो उसने बचा के निकाला है कि मैं तो आई वाज स्ट्रगलिंग। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद वाटर लाइक दिस। तो अब जाहिर है इसका इम्पैक्ट तो मेरे जहन में हो गया कुछ। तो अब वो जब आता है तो वो मैं सोचा था कि यार ये मैं डिलीट कैसे करूं। सो द वे टू डिलीट इज ओनली थ्रू हिप्नोसिस। तो या तो इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। थप्पड़ मारने के बाद गुंजाइश रहती है रिटर्न की, इन योर ओपिनियन? किस सिचुएशन की बात हो रही? ज़ारा हसन की? जनरली वहीं से कॉन्वर्सेशन तो ज़ारा हसन ने ही स्टार्ट किया। हम और ड्रामों के साथ साथ इस वक्त तो ज़ारा और हसन आर मेकिंग अस थिंक, यू नो। नहीं ये क्या हसन दिस इज नॉट ऑन। नहीं, किसी को भी ये चीज, भाई मैं किसी मैदान जंग में तो हूं नहीं कि मैं आपको थप्पड़ मार के आपको तलवारों से काट के मैं उसको जस्टिफाई करूं। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। किसी मकसद की जंग तो नहीं हो रही ना ये। तो वाई ये किसी को कोई राइट नहीं है। मैं तो कहूँगा आप ये जो गली में जो हम स्ट्रे डॉग्स को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, मैं तो उसके ऊपर इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है कि ये क्या है। तो ना कि इंसान तो बहुत दूर की बात है। नहीं, किसी बच्चे, हमारे स्कूल में जो होता था, स्कूलों में जो अब तो खैर बिल्कुल कल्चर नहीं है, तो केनिंग होती थी। अक्सर टीचर से हमें थप्पड़ पड़ जाते थे, गुद्दियों पे हमने थप्पड़ खाए हैं, पीठों पे थप्पड़ खाए हैं। बॉयज़ तो बहुत पिटते हैं। नॉट ऑन, नॉट ओके। क्योंकि वो थप्पड़ का बदला मैंने लिया होगा, दोस्तों से में लिया होगा, लिया ज़रूर होगा। ये समझें कि अगर आप एक चीज़ मेरे अंदर भर देंगे, वो मैं निकालूंगा तो ज़रूर। फिर या तो मैं वो टेनिस बॉल का जो गेम होता है वो किसी की पीठ पे मार के बदला लूँ, मैं लूँगा ज़रूर बदला। ये ह्यूमन साइकी है, एक्शन का रिएक्शन तो है। मैं वहाँ उसकी पावर की वजह से नहीं निकाल पा रहा। एंड इस पे आपका क्या ख्याल है कि जो अगर थप्पड़ लड़की को पड़ा है तो वो लड़की भी जवाब में मार रही है, डू वी वांट टू इनकरेज दैट इन गर्ल्स? क्या इससे पॉसिबल है कि लड़के थोड़े से डर जाएं, या लड़के थोड़े से डरने से ज़्यादा कॉशियस हो जाएं, या सोचे कि यार मैंने मारा तो इस बार खामोशी से नहीं सहेगी लड़की, वो जवाब में मुझे लगा भी सकती है, लेकिन फिर चांस और डर ये भी आता है। आई मीन ये मेरी थॉट प्रोसेस है जो मैं करें तो वाकई होगा मर्द के, यार ये चुप करके बर्दाश्त नहीं करेगी आज की लड़की, मेरा थप्पड़ वो खौफ नहीं क्रिएट करेगा जो मैं इंटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुड़ के मारेगी भी और वॉक अवे भी कर जाएगी। बट डर ये भी है कि फिर शायद वो हो जाए जो ज़ारा के साथ। देखिए ये डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। ये डर किस चीज़ का होना चाहिए कि मुझे डायलॉग से या कम्युनिकेशन करके अपना पॉइंट अक्रॉस करना नहीं आता। इस पे शर्म होनी चाहिए कि इफ़ यू आर अवॉइडिंग कि अच्छा यार अब मैं बेगम से ये बात कैसे करूं, अच्छा अब मैं घर में डिस्कशन कैसे करूं, और सिचुएशन ऐसी हो गई तो आपने आवाज़ ऊंची करने में या अपना हाथ उठाने में इजी वे आउट ढूंढा। ये तो कोई तरीका नहीं। हालांकि हसन की सिचुएशन ये नहीं थी, हसन की सिचुएशन तो डिफरेंट है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं उस बात का मेरा जवाब सिर्फ यही है कि अगर इस तरह से बचपन में ऐसी आवाज़ उठाने पर या अपना हाथ इस्तेमाल करने पर माएँ और बाप इस चीज़ को वहीं के वहीं मौत के घाट उतार दें, वहीं के वहीं दफन कर दें इस उठने वाले एंगल को, तो ये बहुत मुमकिन है कि ये आगे जाके मुमकिन कि 100% मुमकिन है कि ये नहीं होगा। लेकिन अगर वो चीज़ निगलेक्ट हो गई है, उस इंडिविजुअल के अराउंड ऐसे लोग नहीं थे जो उसको करेक्ट कर सकें या इस चीज़ के ऊपर बात कर सकें, तो फिर उसके अंदर बात करने की सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर नेगोशिएशन होनी चाहिए, बैठने की बात करने की वो चीज़ होनी चाहिए, वरना तो आपको अपने मुंह की खाएंगे आप। और हसन जो है वो इमोशनल अब्यूज़ भी करता था। बिल्कुल। इट वाज नॉट जस्ट कि वो उसका एग्रेशन, उसका जो एंगर और वो दिखाया था, वो जो रोता था ना, वो उसको थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेट कर रहा होता था वो इमोशनली, कि देखो। और वो जो क्लासिक बिहेवियर नहीं होता कि गुस्सा फिर प्यार, गुस्सा फिर प्यार, वो जो गिफ्ट्स लेकर आता था, मुझे लगता है कि हसन वाज नॉट जस्ट एग्रेशन और फिजिकल अब्यूज का टूल इस्तेमाल कर रहा था वो विच हसन। चले हसन के अलावा मैं बात करता हूँ, जफा की बात करता हूँ। सबसे प्यारी बात मेरे लिए इस सीरियल की क्या है? वो ये है कि हर किरदार फ्लॉड है, फ्रॉम दादी टू
ज़ारा भी फ्लॉड है। बिल्कुल, ज़ारा ने ज़ारा कैसे नथिया flawed? गली में फ़ोन नहीं किया अपनी दोस्त को कि 5 मिनट बाद मुझे कॉल करना, और फिर कॉल आती तो वो कहती है कि हाँ मैं तो अभी आ रही हूँ, वो दे आर कॉलिंग मी, सो शी जस्ट वांटेड टू गेट अवे। फ्लॉड हैं सारे, और जो हर हम But सब wouldn't you call it कि वो हम एक सब हैं, तरीके से टैकल कर रही थी चलें सबको? टैकल कर रही थी, बट हाँ। अब अंडा पहले आएगा कि मुर्गी, ये तो एक लंबी बहस है, अच्छा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सबके अंदर हम्म। कुछ ना कुछ आम इंसान की तरह, आम जिंदगी की तरह Yeah. कुछ ना कुछ Positives ग्रे और एरियाज negatives, हैं yeah. जो कि हमें एट टाइम्स अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, एट टाइम्स हमें किसी सिचुएशन से निकलना होता है, एट टाइम्स हमारी आदत होती है। तो हसन के पास वे आउट, अब हसन पे वापस आ जाता हूँ, हसन का वे आउट ही यही है कि वो नो बच्चा बन जाएगा, Exactly. क्योंकि उसको वो करने का मौका ही नहीं मिला लाइफ में। तो अब वो उस चीज को एंजॉय करता है, उसकी इंटरनल किक है वो। यही एक एंगल था एज अ परफॉर्मर मेरे पास कि उसको इस तरह करके वो करके मैनिपुलेट Never करके thought like that कि हाँ उसको of course माँ बाप तो लड़ने में बिजी थे। उसके तो नखरा किसी ने उठाया ही नहीं, तो वो अब अपनी वो सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। तो बिल्कुल लोग करते होंगे इसको यूज, और हमें आम जिंदगी में हम सोचने बैठे हैं तो हम भी किसी अपने लव्ड वन या किसी दोस्त वोस्त से कोई मैं ऐसा नखरा कर देता हूँगा फोन करके कि नहीं तू आ रहा है मैं नहीं आ रहा, या जो मेरे दोस्त मेरे साथ करते थे कि जी यार मुझे भाई नहीं यार फ्रूट काट देना यार। तो ये वही चीजें हैं जो एक दूसरे पे हम प्यारी बातों में भी यूज कर जाते हैं और फिर मुश्किल बातों में भी हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं रिश्तों में, चाहते या ना चाहते। तो खैर ये तो ह्यूमन साइकी का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक्सटेंट मैनेजेबल होनी चाहिए और इसकी एक्सटेंट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए। हसन के हवाले से आपको लगता है कोई मिसकंसेप्शन है लोगों की जो आप सही करना चाहेंगे? नहीं, हसन बहुत सफाई से जो किरदार है वो सामने आ गया, लोगों को समझ भी आ रही है। हाँ, उसमें देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, मतलब देयर कोई सवाल ही नहीं है कि कोई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है उस कैरेक्टर में अब इस पॉइंट ऑनवर्ड्स कि क्या होगा इस तरह के शख्स के साथ क्या होता है। ये तो हम सबकी क्यूरोसिटी है, वी वांट टू नो, क्योंकि ड्रामा हमें किस डायरेक्शन में लेके जाता है। क्योंकि अब तक ड्रामा बड़े अच्छे तरीके से एक सिचुएशन जो आसपास नजर आती है उसको उसने कैप्चर करके एक जर्नी दिखाई है, एक ऐसे इंसान की जो मेंटली फिट नहीं है और एक ऐसे इंसान की जो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है। सो आगे होगा एक तो चले हमने ये कह दिया मेंटली फिट नहीं है, मेंटली फिट ना होने के अंदर एक छोटा सा एंगल या बहुत बड़ा एंगल है, और वो है इस बात का एहसास ना होना कि जो मैं कर रहा हूं अभी वो वापस आएगा, यानी कि कार्मा, यानी कि मकाफाते अमल। ये बच्चों को समझाना कि बेटा चोरी करोगे तो चोरी हो जाएगी, बुराई करोगे तो बुराई होगी, गीबत करोगे तुम्हारी गीबत होगी, ये समझाना किस कदर जरूरी है। तो हसन किरदार में जो असल चीज मिसिंग है वो ये मिसिंग है कि उसने जो ये एक्ट कर दिया है, अब वो लाइफ जब उसके साथ उसको वापस करेगी तो क्या होगा, ये समझ आ गया अगर हम सबको, तो हमने अपनी जिंदगी मैं समझता हूँ काफी बेहतर कर लेंगे। Would we see therapy in the drama in the upcoming episode by any chance? हम उम्मीद रख सकते हैं? We must. Yeah, I hope so. मुझे कार्मा से ज्यादा I want to see a practical solution, I think. नहीं कार्मा इज प्रैक्टिकल। आप चले आए अभी नहीं इसमें, अब तो आपने लंबा कर दिया। इसलिए क्योंकि हसन देखिए नहीं देखिए थेरेपी देखिए ड्रामे की हद तक तो सही है, लेकिन इन जनरली लाइफ में आप कार्मा पे बिलीव नहीं करती। नहीं मैं कार्मा की और मकाफाते अमल की बहुत बड़ी बिलीवर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हसन के केस में हसन हैज एन इशू, हसन नीड्स टू बी ट्रीटेड, हसन हैज अ पास्ट हिस्ट्री, हसन हैज अ ट्रॉमा, हसन की जो मेंटल वर्किंग है उसमें कहीं ना कोई इशू है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो हसन दादी को मैं ज़रूर पकड़ सकती हूँ क्योंकि दादी का ट्रॉमा और वो चीज़ नहीं है जो हसन का है। हसन इज स्ट्रगलिंग, ठीक है, हसन एक बंदा है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये प्लीज बिल्कुल है। तो इसलिए मैं सोचने के लिए तैयार हूँ कि वो इंसान को थेरेपी या उस इंसान की कोई सोल्यूशन, उसकी ट्रीटमेंट होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। एक नॉर्मल इंसान, मैं जब किसी के साथ गलती करूँ ना तो मेरा कार्मा ज़रूरी है। मैं अगर चोरी कर लूँ, मैं आपका हक ले लूँ, सही कह रही हैं आप, तो मेरा ये पॉइंट है। तो और मैं चाह रही हूँ कि ये
एंड मैं ये इसलिए मुझे जफ़ा बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ जफ़ा, कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो अब्यूज़ अगर हो रहा है तो पीछे कोई हिस्ट्री है, आप चेक करें क्या हुआ। दूसरा ये कि दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड, वरना तो फिर हमारी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं रहेगी ना। हम हर इंसान को, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एडवोकेटिंग, बट हम इंसान को निकाल तो नहीं सकते ना सोसाइटी से। कुछ भी हो, ट्रीटमेंट तो लाजमी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम सोसाइटी से निकाल तो नहीं सकते ना लोगों को। ट्रीटमेंट तो लाजमी है। या सो बस ये था। तो देखते हैं कि ड्रामा हमें आगे क्या दिखाएगा। आई एम वेरी क्यूरियस। अगली 2 एपिसोड्स में तो अगली 2 क्या, बस अगले फ्राइडे वाली एपिसोड में बैठी हूँ कि होगा क्या। आप यकीन करें कि जितना देखने वालों को इस वक्त वो है, मुझे भी उतना ही इंतजार है, क्योंकि जो दूसरा ट्रैक है वो अभी मैंने पढ़ा हुआ तो है, बट वो एग्जीक्यूट कैसे हो मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, मेरा ट्रैक नहीं है। तो अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दोनों एंड आई लाइक द बैलेंस दैट द ड्रामा व्हिच दानिश has maintained the balance। बहुत जबरदस्त है। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आर यू शूटिंग समथिंग नाउडेज? अब ब्रेक पे हैं? आई एम रीडिंग अ फ्यू थिंग्स, सीरियल्स। तो देखिए आप उसमें आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह का ड्रामा करना चाहिए? किस तरह का ड्रामा? आप तो एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता है अभी रिसेंटली आपका तर्के वफा आ रहा था, राइट? सही नाम मुझे याद है जी। तो तर्के वफा आपका आ रहा था, उसमें भी आपने एक थोड़ा सा सीरियस रोल किया। इसे वाला तो एक मेंटली चैलेंज्ड थोड़ा सा रोल था। ठीक है, हम आपको अब कॉमेडी में देखना चाह रही हूँ मैं आपको। आप कॉमेडी में देखना चाहिए, लेकिन सीरियल तो कॉमेडी होता नहीं है, और फिर वो रमजान वाली सिचुएशन भी होते हैं, हो जाते हैं कभी कभी। 8 बजे वाला कौन सा कॉमेडी ड्रामा? फेरी टेल का 8 बजे का था वो, 7 बजे वाला था। नहीं, फेरी टेल वाज प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में कॉमेडी होता है, हल्की फुल्की कॉमेडी तो आ जाए ना। फेरी टेल में मैं लगूंगा कैसे? नहीं, आप फेरी टेल थोड़ी करेंगे। ड्रामे का नाम लिया, शहर का जो ड्रामा था, आपको फेरी टेल करने के लिए थोड़ी बोली। मैं तो आपको एग्जांपल दे रही थी। अब कुछ ड्रामे ऐसे आ रहे हैं जिसमें ह्यूमर का एलिमेंट, हाँ, तो आई थिंक अच्छा लगेगा ना। एक रोमांस नहीं होना चाहिए, तो ह्यूमर के साथ रोमांस होगा ना। ह्यूमर एंड रोमांस, हाँ, ह्यूमर के साथ रोमांस होगा, खाली ह्यूमर। हीरोइन कौन होनी चाहिए? नहीं, अब मैं पूरा ड्रामा थोड़ी बता रही हूँ। वो ही बता सकती, पहले स्टोरी बताएं, डायरेक्टर बताएं, लिखा किसने है ये बताएं। मैं इस तरह की डिसीजन, इस पे आपको अलग से मैसेज करूंगा, ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती। मेरे लिए ना राइटर डायरेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट कौन कर रहा है, राइटर कौन है, फिर आई कैन टेल यू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बट यू आस्क फॉर योर ओन सेल्फ, तो आई सेड कि अभी तक तो मेरे पास जो कुछ आया उसमें से कुछ भी ह्यूमरस कॉमिकल कुछ नहीं है। we need to start। अभी इश्क मुर्शिद आया था बिलाल अब्बास का, तो उसमें वो भी प्राइम टाइम का स्लॉट था, उसमें भी उनका जो ही हैड डबल रोल। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें वो पूरा he was very it was a comic role, right? So yeah, तो इसलिए उम्मीद है उस तरह का होना चाहिए। नहीं, उस तरह का नहीं मैं कह रही, मतलब उन लाइंस फसल फंक्शन बहुत रिजर्वेशंस है। मैं ये नहीं कह रही कि उस तरह का होना चाहिए। I just said I think you should do comedy now. Okay, ठीक है, let me make it very very simple without taking any names or references. Okay, clear। comedy उसमें मैदान खुला है, आपने जो करना है। ठीक है, कॉमेडी सीरियल, yeah। I don't mind watching mind कि आप रमजान प्ले में भी आए। नहीं वो तो हाँ, मुझे कोई वो मसला नहीं है। मैं तो अपनी रेंज एंजॉय करता रहता हूँ कि अच्छा भाई ये भी करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। मैं क्योंकि सीरियस तो कर लिए ना कभी उसमें नहीं। बहुत से लोगों को एतराज था कि मैंने एक 7 PM वाला क्यों किया, बट आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम एक्सपीरियंसिंग दैट, कि वो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। मैंने बड़ी जान लगा के काम किया था उसमें। नहीं बिल्कुल, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जैसे एक्टर्स फिर उस स्लॉट पे करें ताकि उसकी भी एक इम्पोर्टेंस नजर आए। इम्पोर्टेंट हो, उसकी रेटिंग आए भी ठीक ठाक। एग्जैक्टली, ठीक ठाक रेटिंग आई। ठीक है जी, वी होप टू सी मोहिब सून इन अ कॉमेडी। इंशाल्लाह। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।